नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं पॉइंट टू पॉइंट, और हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये तो रिपीट भी किया गया है और पहले भी बता रखे हैं। पंथी हो, कर्मा हो, सुआ हो, राउत नाचा हो, पंडवानी हो और काफ़ी हद तक झूमर हो, क्योंकि झूमर जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। पंथी लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा जो हमने बता ही दिया, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, झूमर, ये सभी जो है आपका, कर्मा भी लिख लीजिएगा, कर्मा यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की फॉर्मेशन का तो 2000 ईस्वी में हुआ था और ये मध्य प्रदेश से अलग हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना था, फिर बाद में संविधान संशोधन के द्वारा उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड 2000 में। ठीक है, मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मौज से मांडू, मौज से मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो ग्वाइटर रोग होता है, घेघा रोग जो होता है ये किसके कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। काफ़ी लल्लू सा क्वेश्चन है ये घेघा वाला, है ना। और मैंने बताया था कि किस ग्लैंड में, किस ग्रंथि में जो है खराबी आ जाती है, तो आप कहोगे कि अबटू ग्रंथि जो है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड, है ना, थायराइड ग्रंथि में विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी जो है नॉर्मली काम जो है नहीं करता है सामान्य रूप से। अब पूरा काम करना बंद कर देगा तो आदमी रहेगा ही नहीं ना, मतलब जैसा काम करना चाहिए उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है थायराइड में। और ये किस लिए होती है कि आयोडीन उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। उसे हिंदी में घेंगा कहते हैं और अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, गले के नीचे जो है ऐसा गोला टाइप से निकल जाएगा। आप गांव घर में देखे होंगे तो गांव घर में क्या करता है, हल्दी और चूना लगा लेता है, कुछ दिन के बाद जो है ठीक होने लगता है। अब भगवान जाने, है ना। इसके अलावा विटामिन ए के कमी से आंख की रोग होती है। जो भी आंख की रोग है, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये जो भी है विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपको याद रखना चाहिए, रेटिनॉल होता है। इसके अलावा विटामिन बी1 के कमी से जो है आपका बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है ये आपका थायमीन है ना, उल्टा लिखा गया है। थायमीन आपका रासायनिक नाम होता है और बेरी बीमारी होती है। इसके अलावा विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूरों से खून आने लगता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। और सभी प्रकार के जो भी सिट्रस फल हैं, जो भी खट्टे फल हैं, विटामिन सी के अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन सी जो है आपको त्वचा संबंधी प्रोटेक्शन भी देता है, इसीलिए त्वचा का बीमारी भी विटामिन सी के कमी से हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जिसे एक और बीमारी होता है ऑस्टियोमलेशिया। देखिए हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं, वहीं से बना है ऑस्टियोमलेशिया। ये भी हड्डी का ही बीमारी है और रिकेट्स भी हड्डी का ही बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डी का जो ग्रोथ है वो सामान्य से कम हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसीलिए आप गांव घर में छोटे बच्चे को धूप में सवेरे सवेरे, उनकी माताएं जो है, उनके अभिभावक जो हैं, वो धूप में उनको सुखाते हैं, छोटे बच्चे को थोड़ा देर के लिए डाल देते हैं ताकि उसको विटामिन डी भरपूर मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि सवेरे की धूप में विटामिन डी काफी होता है। इसके अलावा विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता आप समझ रहे हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन के कमी के कारण जो ब्लड है ना वो क्लोट नहीं होता है। क्लोट मतलब जमना, थक्का नहीं जमता है ब्लड का, ये विटामिन के इसमें रोल निभाता है। प्लेटलेट्स भी रोल निभाता है। अगर भाई ब्लड क्लोट ना हो तो क्या होगा, तो आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा। जैसे कहीं ब्लेड लग गया तो पूरा खून उसी रास्ते बह जाए, क्योंकि क्लोटे नहीं हो रहा है तो जाली कौन बनाएगा, ब्लड कौन रोकेगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हीमोफीलिया नामक बीमारी में जो है ब्लड क्लोट नहीं होता है। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार जो है समग्र लिटरेसी रेट आपसे पूछ रखा है, सब दिन बताते आइए भैया। अभी फिर से वो सीट याद दिलाऊंगा, यहाँ पे नीचे देखिए, यही सीट दिखाते हैं ना हम, देख लीजिए फिर से यही
सीट। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, जैसे कल आपका जो पूछा गया था कि जन घनत्व इंडिया का टोटल तो 382 है, टोटल सेक्स रेशियो पूछा गया 943 हो जाएगा, है ना। दशकीय वृद्धि पूछा जाएगा तो 17.64 हो जाएगा, है ना। टोटल लिटरेसी रेट पूछा जाएगा, देखिए ये बुक है थोड़ा हल्का लेवल का, तो यहाँ पे लिखा है 73। मैंने आपको बता रखा है कि ये होना चाहिए 74.04 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सब दिन लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मेल साक्षरता लिख के रखा है 80.9, मैंने आपको लिख के बताया भाई 82.2 के समथिंग जो रहे उनको टिक करके आना, है ना, पुरुष साक्षरता दर में, ठीक है। ये सीट मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये ग्राफिकल इमेज प्रदान करता है। ये बुक हमारे पास एक बुक है, इसमें ग्राफ में दर्शाया गया है जनगणना को, इसीलिए मैं इसे रख दिया और आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जनगणना जो है इसमें जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यहाँ पे आगे है, तो राजस्थान सबसे, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, है ना, और पांचवा जो है जम्मू कश्मीर। अब तो ये बदल गया है, जम्मू कश्मीर 2019 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और कल इससे भी क्वेश्चन आया था, हर लफ्ज में क्वेश्चन है। 2019 में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इससे कौन कौन से आर्टिकल जो है निष्क्रिय हो गए, तो 370 और 35 का है, ये दोनों आर्टिकल जो है संविधान के अंदर निष्क्रिय हो गए, ठीक है। इसके अलावा जनगणना से कुछ और क्वेश्चन रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या तो यूपी का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन जो है ये आपका महाराष्ट्र का है, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है ये सिक्किम का है, ठीक है। सबसे अधिक जो आपका लिंगानुपात है ये आपका केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है केरला का है, हाँ यही लिंगानुपात बता ही दिया। और हरियाणा में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे कम वन भी हरियाणा के अंदर ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी जनसंख्या। हाँ, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या परसेंटेज पूछेगा तो गोवा बताना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो बिहार बताना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश बताना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो दिल्ली बताना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सेक्स रेशियो पूछेगा तो पुदुचेरी बताना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। समृद्धि योजना दिल्ली किसने स्टार्ट किया था, वहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सब दिया गया था। तो देखिए दिल्ली में जो चीफ निर्णय लेते हैं लगभग देखिए दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सीएम भी होता है, पुदुचेरी में भी सीएम होता है, ठीक है। तो दिल्ली में भी सीएम है ना। तो दिल्ली में उपराज्यपाल जो है आप ओवरऑल समझिए, क्योंकि है तो इनडायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेश ही, ठीक है। तो यहाँ पे उपराज्यपाल ऑप्शन से भी मतलब कॉमन सेंस लगा के भी आप मार सकते थे, उपराज्यपाल ही राइट आंसर होगा। आई थिंक आप लोग बताइएगा कि इसमें और क्या दो ऑप्शन दिया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा था कल्याण कुट्टी अम्मा किससे संबंधित है। देखिए कल्याण कुट्टी अम्मा पहले भी पूछा गया है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है, माफ कीजिएगा कल्याण कुट्टी, हाँ मोहिनीअट्टम से संबंधित है, कल्याण कुट्टी अम्मा राइट है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, ये सब जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। ये सब जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, जो हमने ये 3 कैरेक्टर लिखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि एविडेंस का सिनोनिम क्या होगा। देखिए एविडेंस मतलब होता है सबूत, सबूत का ऑप्शन में आपको दे रखा था प्रूफ, प्रूफ मतलब भी यही होगा एक तरीके से, है ना। प्रूफ मतलब वेरीफाई, वेरीफाई करना, प्रूफ करना, है ना। तो एविडेंस टाइप से भी हो गया, तो ये भी आपका जो है प्रूफ हो जाएगा एविडेंस का। फैक्ट भी हो सकता है, देखिए फैक्ट भी हो सकता है आपका एविडेंस का सीनो। तो देखिएगा कि प्रूफ दिया गया था, वैसे एक से कई अधिक सीनो एंटो हो सकता है। भाई एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, अंग्रेजी में बस यही डिमोरिट लगता है मुझे, हिंदी में भी होता है लेकिन हिंदी में कम होती है, अंग्रेजी में तो बात ही मत करो, है ना भाई। इसके जगह पे यूज होगा तो इसका अर्थ ये हो जाता है, फिर इसके करेंगे तो ये हो जाता है ना। अंग्रेजी तो बहुत ही मतलब वर्ड मीनिंग के लेके बड़ा है, बाद बाकी ग्रामर तो बहुत ही छोटा है। ग्रामर अगर कोई 2 महीना ठीक से पढ़े तो पूरा क्लियर कर सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था। एक बच्चा अपने बोल रहा है भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। भाई खैर दोनों क्वेश्चन में से कोई भी हो, मदन मोहन मालवीय का जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। पुराने वाले बीएचयू की बात करेंगे तो ये 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ ऐसा माना जाता है। बाद में बनारस हिंदू कॉलेज एक अलग है ना। तो डिपेंड करता है कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी और मुझे क्या बताना है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया है। इसमें आप लोग मुझे बताइएगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था।
इसके अलावा कई सारे ऐसे क्वेश्चन है भैया जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन, वो भी लैंग्वेज डिपेंडेंट है कि किस लैंग्वेज में आपसे पूछ रखा है ना। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां किए हैं। ये आपसे अलीगढ़ आंदोलन से भी संबंधित जो है नेता हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। इसके अलावा जामिया मालिया विश्वविद्यालय, इनके जो संरक्षणों में रहे थे, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। देखिए, तो जामिया मालिया विश्वविद्यालय के जो संरक्षकों में है ये अबुल कलाम आजाद है, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो 3rd राष्ट्रपति है इंडिया के, है ना, और पद पे रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी आपका जाकिर हुसैन साहब भी है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो थे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो आपका दिल्ली के अंदर है, इनके संरक्षण थे, ठीक है, संरक्षक थे, ठीक ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भागीरथी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। भागीरथी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में आपका गंगा दिया गया था, तो गंगा ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदी कहाँ मिलती है, मैंने आपको ग्राफिकल इमेज में बताया था कि इस प्रकार से देखिए, ये अलकनंदा है और ये आपका भागीरथी है। ये दोनों आपका देवप्रयाग नामक स्थान उत्तराखंड में है, यहाँ पे मिलता है। अब ये वाली धारा जो है ये गंगा बन जाती है। ये गंगा जैसे ही आगे पहुंचती है, रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम भी रामगंगा नदी है, और इस प्रकार से रामगंगा नदी गंगा की प्रथम सहायक नदी बनती है। आगे जाती है तो यूपी के अंदर गोमती मिलती है, फिर और आगे जाती है सरयू मिलती है, फिर और आगे जाती है कोसी मिलती है बिहार के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से फिर और आगे जाती है तो महानंदा मिल जाता है, और यह अंतिम नदी है आपका गंगा का इंडिया में सहायक नदी उत्तर के तरफ से। फिर दक्षिण की तरफ से आएंगे, यमुना मिल जाता है, पटना के पास सोन मिलता है, फिर निरंजना मिलता है, अजय मिल जाता है, कर्मनासा मिल जाता है ना। और फिर जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचता है तो 2 धारा में फिर बढ़ता है। एक धारा को हुगली कहते हैं जो इंडिया में रह जाती है, और एक को पद्मा कहते हैं जो बांग्लादेश में चली जाती है। अब ये जो पद्मा है और उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी फॉलो होके आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाने लगता है। और जब इसी ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश के हिसाब से यमुना का और गंगा का एक धारा जिसे पद्मा कहा जा रहा है, दोनों जब मिल जाती है तो इस संयुक्त जल धारा को मेघना कहा जाता है। अभी पेन नहीं है मेरे पास, नहीं तो ऐसे समझाता ना कि मजा आ जाता। वैसे भी मजा आ ही गया होगा, है ना। पेन रहता है तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखाता है दोस्तों। कल पेन आ जाएगी, है ना। कोई सुने कल पेन टूट गया हमसे, है ना। इसके अलावा ये हो गया आपका भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती, देवप्रयाग में गंगा बनती है। गंगा की सभी सहायक नदी हमने देखा, इंडिया से आउट कैसे होता है, बांग्लादेश कैसे जाता है ये भी देखा। बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी का जो एक धारा जो बांग्लादेश में यमुना कहलाता है, ब्रह्मपुत्र का धारा, जब ये यमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाता है तो ये संयुक्त जलधारा को जो है बांग्लादेश के अंदर मेघना कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, सेकेंड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सोन है। और सोन के बारे में ये पूछा जाता है बहुधा कि किस ओर से आके गंगा में मिलता है, तो ये दक्षिण के तरफ से आके मिलता है, पटना के पास, आरा के पास, ठीक है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। गंगा सफाई कार्यक्रम का नाम नमामि गंगे दिया गया था। ये मोदी मंत्रिमंडल जब पहली बार मोदी सरकार आए थे सत्ता में, तो इनका जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना था नमामि गंगे, है ना। इसके अलावा फरक्का बांध परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये भी गंगा नदी के ऊपर ही स्थित है, फरक्का बांध परियोजना। इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना, ये इंडिया की सबसे बड़ी ऊंची बांध परियोजना है, माफ कीजिएगा। ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे उत्तराखंड के अंदर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा एक महानदी बांध परियोजना है जो आपका किस पे है, महानदी पे है, हीराकुंड बांध परियोजना है ना, एक हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पे, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे लंबा बांध परियोजना है। और एक है आपका भाखरा नांगल भाखरा नांगल बांध परियोजना, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है जो आपका सतलज नदी पर है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए मेमोइर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? देखिए इसमें 3 प्रकार की किताब क्लियर नहीं है, तो इस प्रकार से मिलता जुलता 3 किताब है मेरे पास।
जो मैं जानता हूं, जैसे आपका अनफिनिश्ड ए मेमोइर है, ये पहले भी पूछा गया है ना। ये फेज 10 से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा जो है, एक तो बॉलीवुड में इतना नाम कमाई, ऊपर से जो है इनकी शादी विदेशी से हुए है ना, निक जोनास नाम है ना। तो ये जब से हुआ है तब से कुछ ज्यादा ही फेमस है ना। तो अनफिनिश्ड ए मेमोइर जो है ये प्रियंका चोपड़ा की किताब है। आएगा मजा बरसात वाला गीत में ये भी हीरोइन है। इसके अलावा एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज नहीं, इस प्रकार का एक पुस्तक है एक्सरसाइज ए मेमोइर, ये तस्लीमा नसरीन लिखे हैं। ठीक है, तस्लीमा नसरीन आप जानते हैं, तस्लीमा नसरीन को लज्जा नामक पुस्तक भी तस्लीमा नसरीन ने ही लिखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये लेडीज है तस्लीमा नसरीन। इसके अलावा नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं सब दिन आपसे एक चीज बताते आया हूं ये चुनाव को लेकर कि भैया नगर निगम का चुनाव जो है, इसीलिए राज्य चुनाव आयोग को रखा गया है कि नगर निगम का चुनाव करवाना आप और ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना आप। बाद बाकी जो भी चुनाव है ये सभी के सभी चुनाव केंद्र में जो चुनाव आयोग है ना, ये करवाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जो केंद्र में होता है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक इसकी व्याख्या है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये राजीव कुमार साहब हैं। ठीक है, तो जो केंद्र में है वो कौन कौन सा चुनाव करेगा, तो लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, ये सब चुनाव कौन करवाएंगे, तो ये करवाएंगे जो है निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, लेकिन जो राज्य में चुनाव आयोग होता है, जैसे बिहार में पंचायत का चुनाव होना है, बिहार में किसी नगर के नगर निगम का चुनाव होना है, तो बिहार का जो अपना चुनाव आयोग है जो राज्य के अंदर है वो करवाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं इस बात को। चलते हैं आगे। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत से जो संबंधित आर्टिकल था ना, संविधान संशोधन था ना, ये 73वां था, और नगर निगम से जो संबंधित संविधान संशोधन था ना, ये 74वां था। और इन दोनों का कंबाइंड एगो आर्टिकल है 243। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, आई तक पार्ट है, जी तक पार्ट है। तो ये जो है किसी न किसी रूप में या तो ग्राम पंचायत से या तो नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 40 कहेगा तो प्योर ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत और नगर निगम का आपसे भाग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुसूची पे आ जाते हैं। तो ये 11वीं अनुसूची जो है ये आपका पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से। अब 12वीं अनुसूची जो है ये नगर निगम से संबंधित है, तो ध्यान रहेगी ना, एकदम रहेगी। और 9वां भाग जो है ना ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और 9 का ए भाग है ना ये नगर निगम से संबंधित है। आई होप आप जो है ग्राम पंचायत और नगर निगम के बारे में मोटे मोटे तौर पे सब कुछ जान लिए हैं बंधु। जान लिए हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, उंगली तो दबाना है ऊपर वाला। अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये राधा कांत देव ने किया था। धर्म सभा की स्थापना कब होती है, तो जिस साल ब्रह्म समाज की स्थापना होता है उससे 1 साल बाद, यानी 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था और 1829 में धर्म सभा की स्थापना हुआ था। धर्म सभा की स्थापना भी कोलकाता में और ब्रह्म समाज की स्थापना भी कोलकाता में। फर्क है कि ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय और धर्म सभा जो है राधा कांत देव, दोनों में रा जो है शब्द पहला है, ये है वो, तो यहां से भी आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना समाज 1867 महाराष्ट्र में होता है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है दयानंद सरस्वती, और ये मुंबई में होता है, नहीं बम्बई कहे यहाँ पे क्योंकि मुंबई तो बाद में बना है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो मुंबई में CSMT है, कोई CSMT जो है, ये CSMT का फुल फॉर्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसका नाम पहले था दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनस। चूंकि ये मेरा हेड क्वार्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पुणे में रहता हूं, है ना, तो यहाँ पे मैं बहुधा जाना आना रहता है। तो कल या परसों के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमसे छूट गया था, तो यहाँ पे याद आ गया तो बता दिए हैं, है ना। इसके अलावा 1867 में महाराष्ट्र में आता है, बता दिए। आर्य समाज की स्थापना बता दिया। 1875 बम्बई दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। मैं बार बार ये चीज बताता हूँ, कभी ना कभी छपेगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो है मूल शंकर है, जैसे मूल नाम पूछा जाता है ना, इसका नाम है मूल शंकर है। इसके अलावा सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब पुणे के अंदर 1873 में करते हैं। इसके अलावा आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय करते हैं। इसके अलावा जो 1897 में विवेकानंद साहब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं,
थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित रहे इंडिया में एनी बेसेंट, तो ये याद रखना है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को ध्यान रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को याद रखना है। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को याद रखना है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को याद रखना है, या 10वें गुरु, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना। क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, आजीवन याद रहता है। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, इनसाइट का स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछा गया था। देखिए इनसाइट आप दो तरीके से लिखते हैं, INSIGHT, ठीक है, INSIGHT। देखिए ये वाला GHT वाला जो इनसाइट है ना, इसका मीनिंग होता है कि गहरा समझ। किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा इंसाइटमेंट पावर रहता है, मतलब गहरा समझ रहता है किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, है ना, किसी मतलब तथ्यों के बारे में उनके पास बहुत ज्यादा गहरा थॉट रहता है, इसे इंसाइट बोलते हैं, है ना। और एक देखिए इंसाइट ऐसे भी लिखा जाता है INCITE, ठीक है। इस इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, भड़काना, खास करके किसी गलत काम करने के लिए उकसाना, भड़काना, इंसाइट करना, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों मीनिंग का जो है प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, स्पेलिंग अलग अलग होता है और मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो यहाँ से अंग्रेजी का भी एक नियम मैंने आपको बताया है, तो ये भी आप अंदर रख लीजिए अपने माइंड में किसी कोने में। अगला एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। देखिए ऑप्शन में चावल दिया गया था, और जो मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ये तो खरीफ, जायद, रबी के महीना बता देगा भाई, तो फसल तो बात छोड़ो, है ना। तो चावल तो हो ही जाएगा, है ना। अब बहुत सारे गुरुजी इनको ऐसे बताएंगे कि चावल चावल पानी में डालो भात बन जाता है, फूल जाता है, तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी वाले महीने में जो होता है खरीफ होता है। अरे भाई इतना काहे दिमाग घुमा रहे हो, है ना। सीधे से टाइम पीरियड बता दो ना कि इसमें से इसमें जो होगा ये रबी होता है, इसमें से इसमें जो होगा खरीफ होता है, और इसमें से इसमें जो नहीं होता है जायद होता है। यही अच्छा तरीका है इन तीनों प्रकार के कॉर्प को बताने का, ठीक है। खरीफ की बुआई देखिए जून जुलाई में होती है, और कटाई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। अभी बारिश चालू होगी, खरीफ की बुआई, गांव घर में धान लगना स्टार्ट हो जाएगा। धान की बिया खसा दिए होंगे किसान हमारे गांव में, और जैसे ही पहली बारिश आएगी 2-3 दिन के बाद, जैसे ही खेत में कदवा करने लगे तो मतलब पानी थोड़ा जमा हो जाएगा, तो बीजी निकाल के उसमें लगा देंगे। धान तो रोपन फसल है, आप जानते हैं, पहले धान की बीज डाला जाता है, फिर उससे जो पौधा निकलता है उसको उखाड़ के फिर से रोपा जाता है, इसे रोपन फसल कहा जाता है। जैसे प्याज भी रोपन फसल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रबी की फसल जो है, ये बुआई आपका अक्टूबर नवंबर में, जब कड़ाके की ठंड रहती है अपने यहाँ, तब आपका रबी की फसल की बुआई होती है। और कटाई जो है ये मार्च और अप्रैल, इसमें आपका कटाई हो जाता है, जब बहुत चिलचिलाती धूप, बैसाख के समय में, ठीक है। इसके अलावा जायद फसल, जायद फसल क्या होती है दोस्त, तो ये तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, फूट, गांव घर में वो फूट भी होता है, तो ये सब जो है जायद की फसल है। ये कहाँ पर होता है कि जो नदियां होती है, और नदिया के किनारे जो आप बलुई वाला मिट्टी आप देखते हैं, तो इसमें जो है लोग ज्यादातर जायद की फसल कर लेते हैं। लोग खेत में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पैमाने पे होता है। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसमें जो किसान लगे हुए हैं, तो आधा क्या 90% बिना वैज्ञानिक तरीके की खेती होती है अपने यहाँ कोई मिट्टी की जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे होता है खेती। हाँ भाई पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पे होते हैं, वहाँ आजीविका का सहारा ही जो है मेन है, कमाई की जरिया ही खेती है, तो वहाँ क्या होता है सब चीज बराबर एकदम सिस्टेमेटिक ढंग से होता है। लेकिन इंडिया में हर जगह तो ये संभव भी नहीं। अब मेरे पास 2 कट्ठा खेत है, हम मिट्टी जांच करवाने वैज्ञानिक को बुलाएंगे, वो ले लेगा 5,000 रुपया, तो कहाँ से हम 5,000 का तो उपजो नहीं होगा, तो कहाँ से हम जांच करवाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है बहुत आदमी जायद के फसल तो करने का जो टाइम पीरियड है समझते ही नहीं कि इस टाइम में जो है क्या क्या हो सकता है। इसलिए बताया कि नदी किनारे ज्यादा हो जाता है इस प्रकार से। खेत में तो होते ही हैं, लेकिन कम लोग करते हैं गांव घर में, है ना। इसके अलावा किस खिलाड़ी का उपनाम दवाल है। देखिए दवाल आपका राहुल द्रविड़ का है ना। ये पहले भी पूछा गया है। राहुल द्रविड़ को चाइना का दीवार या दवाल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि राहुल द्रविड़ साहब को एक बार आप आ जाइए, बोलिए कि जाइए, आपको जो है कभी आउट नहीं होना है। अब ये मत पूछिए कि रन कितना बनाएंगे, लेकिन आउट अगर आप उनको कह दीजिए कि शाम तक नहीं होना है, तो 2 दिन तक खेलेंगे, कभी आउट नहीं होंगे। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि रन कितना बनेगा, है ना। इसके अलावा राहुल द्रविड़ साहब जो है ये वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच है
है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा जब कोच का बात आ गया तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बताने में क्या हर्ज है भाई, आपको बताओ। तो रोजर बिन्नी साहब जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है, और हरभजन सिंह ही वैसा मतलब व्यक्ति हैं, क्रिकेटर हैं, जो 3 बॉल में 3 विकेट लिए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हैट्रिक लेने वाला पहला जो है खिलाड़ी है। इसके अलावा अनिल कुंबले का नाम आपने सुने होंगे। तो अनिल कुंबले जो है ये एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले 3 ही खिलाड़ी हैं, एक अनिल कुंबले हैं, एक एयाज पटेल है, एयाज पटेल जो आपका न्यूजीलैंड का है, और एक आपका जिम लेकर साहब है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट ले लिए, तो जिम लेकर, 2 नंबर पर अनिल कुंबले साहब, और 3 नंबर पर एयाज पटेल। एयाज पटेल इंडिया का नहीं, न्यूजीलैंड का है। इसके अलावा नजफगढ़ का हीरो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, दादा सौरव गांगुली को कहा जाता है, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। पेले जो है अभी अभी इनका निधन हो गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है, चकदा एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी को कहा जाता है, पायल्ली एक्सप्रेस उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है, गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है पीटी उषा को, ध्यान रखेंगे गोल्डन गर्ल, ठीक है। इसके अलावा रावलपिंडी एक्सप्रेस ये आपका जो है शोएब अख्तर को कहा जाता है। तो ये सब कुछ जो है खिलाड़ियों के उपनाम ध्यान रखेंगे। अब देखिए 2 उपनाम पूछा गया, को हिटमैन भी पूछा गया है। सभी जानते हैं कि शर्मा जी को हिटमैन कहा जाता है, और कल इन्होंने जो है मेरे ख्याल से 19 या 29 रन बनाए शर्मा जी, रोहित शर्मा साहब, है ना। तो ये आपका रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर है ना, का राजदूत कौन आया था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा था भैया, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका में किस साम्राज्य का वर्णन मिलता है, तो मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। इसके अलावा संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है पूछा गया था, तो ये आपका जो है जो अनुसूचित जाति और जनजाति, इनसे जो है कुछ विशेष छूट उपबंध की व्यवस्था जो है भाग 16 में करा गया है। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, जो कितने भागों में विभक्त हैं, तो 25 भागों में विभक्त हैं। अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि आप तो कह रहे हो 22 भाग है, फिर कहते हो 25 भागों में विभक्त है, तो ये कैसा होता है भैया। जैसे मौलिक कर्तव्य बना तो भाग 4 तो था ही, लेकिन 4 का 1 क्रिएट कर लिया गया। भाग 9 तो है ही, लेकिन 9 का 1 क्रिएट करके नगर निगम को डाला गया। तो इस प्रकार से जो सब भाग बन गए, जो सब रूट बोल सकते हैं आप। एक तो रूट होता है कि मेन रास्ता है, और एगो मेने रास्ता में से वो छोटकू रास्ता ऐसे निकलेगा, तो इसे सब रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो बढ़ गया है ना, तो 3 गो बढ़ा है, तो 22 गो था, 3 गो बढ़ गया, तो 25 गो नहीं हो गया। इसके अलावा नागरिकता है भाग 2 में, ठीक है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, भाग 4 में नीति तत्व, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज, है ना। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखेंगे, कुछ मतलब भाग में क्या है, और 9 का ये बता ही दिए हैं। इसके अलावा प्रकाश का एसआई यूनिट आपसे पूछ रखा है। देखिए प्रकाश का एसआई यूनिट हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। तो आई थिंक प्रकाश का भी कैंडेला ही होना चाहिए। ऑप्शन में बताएगा कैंडेला था कि नहीं। इसके अलावा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है भैया, निर्वात के अंदर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके अलावा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्त, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ध्वनि के बारे में पूछेगा तो ध्वनि नहीं हो, ध्वनि मतलब साउंड। तो साउंड जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। सूरज से प्रकाश की पृथ्वी पर जो मतलब हमें एक प्रिज्म रहता है, इससे जब सूरज की प्रकाश को गुजारते हैं प्रिज्म से, तो ये 7 रंगों में बट जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे जो है वायलेट रहता है ना। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण मतलब फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स में रंग को कहा जाता है, ठीक है। तो इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे वायलेट। अब इसका मतलब क्या है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा और वायलेट रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होती है। इसीलिए लाल रंग का खतरों के सिग्नल में यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी छितराव या प्रकीर्णन कहिए कम होता है। समझ में आया सब कुछ लॉजिकली। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पांड्य वंश के इनमें से कौन शासक है। वो ऑप्शन रहेगा तब बता सकेंगे भाई कि पांड्य वंश से कौन शासक है ना। तो ऑप्शन नहीं है। वैसे बता दे पांड्य वंश की राजधानी जो है मदुरई थी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है मतलब राजकीय चिन्ह जो है मछली था। इसके अलावा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कोई पूछता है, सब दिन पूछता है, पता नहीं क्या मिलता है। तो 5 खिलाड़ी है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी है। बेसबॉल में 9 गो
खिलाड़ी है, वॉलीबॉल में 6 गो खिलाड़ी है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट करा है कि बेसबॉल में 7 गो खिलाड़ी होता है। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, 9 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। तो ये सब खिलाड़ियों का जो क्वांटिटी है, किस खेल में कितनी होती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जयश्री का संबंध किससे है, इस प्रकार का प्रश्न आया है। तो एक जयश्री जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में कर्नाटक संगीत था क्या। इसके अलावा एक प्रश्न सीआरआर से आया है, प्रश्न क्लियर नहीं है, मैं बता दूं इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये आपका तय करता है आरबीआई। ठीक है, सीआरआर तय करता है, सीएलआर तय करता है ना, बैंक दर जारी करता है ना। इसके अलावा नोट छापता है, ये सभी आरबीआई का काम है। साख सृजन करता है, इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाता है, ये सभी आरबीआई के काम है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम टुडे एग्जाम है ना, जैसा चैनल का नाम सेम आपका टेलीग्राम चैनल का भी नाम है ना। तो यहीं पे आपको पीडीएफ अर्ली मॉर्निंग या उसी दिन रात को दे दी जाती है। और कल से जो है आपकी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पे रन करेगी। तो जिन बंधु को सीजीएल 2023 देना है, सीएचएसएल 2023 देना है, या फिर आगामी जीडी देना है, या फिर आगामी एमटीएस के लिए पढ़ते हैं, यूं कहे तो एसएससी की कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो आप सीजीएल 2023 वाली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करेंगे। उससे नीचे की जो भी एग्जाम होंगे उसको आप धुआं धुआं कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।